मित्रों नमस्कार। पिछले अध्यायों में हमने देखा खिलजी डायनेस्टी को। खिलजी डायनेस्टी भारत की वो पहली डायनेस्टी थी जिसने दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाया। निश्चित तौर पर खिलजी डायनेस्टी के बाद अगले आने वाली डायनेस्टी थी तुगलक वंश की। तुगलक वंश को विरासत में खिलजियों द्वारा अर्जित शासन मिला था, जिसमें उन्होंने एक बढ़ोतरी की। तुगलक वंश आमतौर पर अपने हरकतों की वजह से जाना जाता है, चाहे उसमें पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक हो या अन्य शासक हो। परंतु यह बात भी जानने वाली होगी कि तुगलक वंश में पागल कहे जाने वाले ये शासक अपने उस दौर के विद्वानों में भी शामिल हुआ करते थे, यानी कि इनके अंदर बुद्धिमत्ता काफी अधिक थी, दूरगामी सोच भी थी, परंतु उसे इंप्लीमेंट करने के तरीके नहीं थे, जिस कारण इनका हर कामयाब चेहरा जो देखते थे वो नाकामयाब हो जाता था और इनके समझदारी मूर्खता में बदल जाती थी। फिर भी कुछ शासक इतने योग्य हुए तुगलक वंश के, जिनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। खिलजी डायनेस्टी के अंत के बाद 1320 में सिंहासन पर इनका उदय होता है। ये अर्ध तुर्क कबीले के थे, ना तो कंप्लीटली तुर्क थे ना मंगोल की तरफ के थे, तो बीच के थे। अफगान कहेंगे ना, तुर्क अफगान, वो तुर्क लोग जो अफगानिस्तान में बस गए थे। इससे पहले वाले तुर्क थे, परंतु ये तुर्क थे अफगान के, ठीक। और ये एक प्रकार से काजिया विद्वान टाइप के लोग थे। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की गई, जिसकी स्थापना का क्रेडिट जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। याद रखिए, हम पहले भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी वंश का संस्थापक लोदी के अलावा ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता। उसी कड़ी में गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करने के बाद मात्र 5 वर्ष तक ही सिंहासन पर बैठते हैं। इनका कार्यकाल है 1320 से 1325 ईस्वी तक का। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश के संस्थापक थे, जबकि इन्होंने स्वयं गाजी की उपाधि धारण करी थी। इनके ही कार्यकाल के दौरान आप जानते होंगे निजामुद्दीन औलिया को, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। भारत के पहले सूफी संत के तौर पर मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है, जो इल्तुतमिश के समय के थे। उनकी दरगाह आज भी अजमेर में है। वहीं एक और अन्य सूफी संत हुए हैं निजामुद्दीन औलिया। इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन एक रेलवे स्टेशन भी है, जान लीजिए। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया के साथ इनके अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। ये भी बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है कि जब ये बंगाल अभियान पर जीत कर आ रहे थे, गयासुद्दीन तुगलक क्योंकि ये संस्थापक हैं, ये जब बंगाल विजय अभियान करके वापस आ रहे थे तो निजामुद्दीन औलिया ने इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, दिल्ली दूरस्थ था, जनाब दिल्ली अभी दूर है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली दूरस्थ था किसके लिए इस्तेमाल किया था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। भारत में नहरों का जाल बिछाने का जो क्रेडिट है सबसे पहले इन्हीं को जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को। हालांकि इसी वंश के फिरोज शाह तुगलक ने उसके के बाद उस पर एक बहुत बेहतरीन कार्य किया था, परंतु इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। यानी कि कृषि में निश्चित तौर पर अगर आप नहरों से सिंचाई करेंगे तो पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि देखा गया है कि इससे पहले खेती तो होती थी, पर नहरों से सिंचाई ये पहली बार सुन रहे हैं। इससे उत्पादन में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, जिस कारण यह शासन लंबा फला फूला भी। भाई, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? तो उस शासन में सबसे ऊपर नाम आता है तुगलक वंश का। यह भी आप जान लीजिए। इनका शासनकाल 1320 से 1414 तक यानी 94 वर्षों का रहा, जो दिल्ली सल्तनत में किसी भी साम्राज्य द्वारा किए गए शासन में सर्वाधिक है। ठीक, तो आप देख लीजिए इसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। नहरों का निर्माण करने वाला एक प्रथम था। निजामुद्दीन औलिया इनके समकालीन थे, जिन्होंने इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया था, दिल्ली दूरस्थ था। अच्छा, बंगाल अभियान जीतने के बाद इनके पुत्र गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका स्वागत करने की योजना बनाई। एक विशाल पांडाल बनाया गया। उस पांडाल में गयासुद्दीन तुगलक बैठे थे। वो पांडाल जल्दबाजी में बनाया गया था वेलकम करने के लिए, और जो जीते हुए हाथी थे बंगाल के, उनकी नुमाइश हो रही थी। हाथियों को दिखाया जा रहा था कि कौन कौन से उन्होंने जीते हैं। इसी दौरान अचानक पांडाल गिर गया। भाई, जल्दबाजी में बनाया गया था स्वागत के लिए, अचानक गिर गया, और उसी समय पांडाल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की वहीं पर मृत्यु हुई। कई लोगों ने कहा कि हो सकता है मोहम्मद बिन तुगलक की चाल हो। कई लोगों ने कहा कि ये एक सांप था जो निजामुद्दीन औलिया ने दिया था, लग गया। तो कई तरह की बातें वहां पर उठकर आई, परंतु फिलहाल 1325 में उनकी मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे मजबूत कैरेक्टर इस तुगलकिया वंश का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम बात करें
तो ये उच्चतर स्तर का विद्वान था, सबसे ज्यादा विद्वान दिल्ली शासकों में इसी को माना जाता है। परंतु ये मूर्ख बादशाह में भी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए पागल बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक। हम इसी के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्या था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो इस तरह की बातें की जाती हैं, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसने जो भी कार्य किए वो बड़े बेहतरीन थे, यानी कि उनका दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर सही होता, परंतु उनका इंप्लीमेंट इतना बुरा हुआ कि अच्छी खासी नॉलेज होने के बावजूद इसे अपने ऊपर पागल का टैग लगवाना पड़ा। ये बड़ी गंभीर चुनौती इसके सामने आ गई। ठीक, तो आज हम उन्हीं चुनौतियों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो असफल प्रयोग थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए। ठीक, सबसे पहले तो देख लीजिए कि इससे पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ करती थी, और अब दक्षिण भारत, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जीता गया था, इनके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को यह लगा कि दिल्ली पर बैठकर पूरे भारत पर, यह घटना करीब 1325 में सिंहासन पर बैठता है, 1328 के आसपास की होती है, कि उसको यह लगता है कि दिल्ली पर बैठ करके दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। हालांकि यहां भी सोच अच्छी है, क्योंकि आने वाले लंबे समय तक के बड़े बड़े अकबर तक के शासक भी दक्षिण भारत पर ऐसी मजबूत पकड़ नहीं बना सकते थे, और ये दूरगामी परिणाम ही था कि उसने सोच लिया था कि दक्षिण पर हमने जो राज्य क्षेत्र जीता है, यदि इस पर कब्जा स्थापित करना है तो अपनी राजधानी दिल्ली छोड़कर दक्षिण में दौलताबाद बना दी जाए। दौलताबाद वर्तमान में औरंगाबाद में पड़ता है, जो महाराष्ट्र में है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको बातों को नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। इसके पीछे एक और उद्देश्य रहा होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि उत्तर पश्चिम से लगातार मंगोलों के आक्रमण होते थे, और मंगोलों के आक्रमण के कारण दिल्ली सुरक्षित नहीं भी लगती थी, तो वो उससे भी बच जाएगा और नीचे भी पहुंच जाएगा। तो 1328-29 की यह घटना थी कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करने का प्रयास किया। उसने लोगों से जबरन कहा कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए और मेरे साथ पीछे पीछे चलिए। लोगों को जबरन ऐसा करने के लिए विवश किया, तो दिल्ली से घोड़ों के साथ पूरी सेना वहां पर चल पड़ी। प्रबंध किया गया था खाने पीने का, लेकिन दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी। पूरा दिल्ली में जो मंत्रीगण थे, विशेष लोग थे, अपाहिजों को भी कहा जाता है कि अपाहिजों को भी जबरदस्ती अपने साथ ले गया, और जो अपाहिज रास्ते में जिसने मना कर दिया उसको मरवा दिया गया। इतना क्रूर हो गया था, अपने फैसले पर अटल हो गया था। देखिए, मैंने कहा ना, इंप्लीमेंट सही नहीं था, जबकि इसकी सेना के सदस्य रास्ते में या तो भूख से मर गए या प्यास से मर गए। भाई, जितने लोग साथ में गए थे आधे ही वहां पर पहुंच पाए। जबरदस्ती लेकर जा रहा था, कुछ भाग गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ प्यास से मर गए। भाई 1500 किलोमीटर तक आप कहां तक प्रबंध करेंगे? और अंत में, क्योंकि देखिए, इसको कहा गया था कि आप अपनी राजधानी उज्जैन बना लीजिए, लेकिन इसको दौलताबाद ही पसंद आया, और दौलताबाद जाते जाते आधी सेना तो रास्ते में ही दम तोड़ गई और आधी सेना इसके पास पहुंची। कुछ समय दौलताबाद में रहा, फिर इसने देखा कि जो इसने सोचा था दक्षिण के बारे में कि अगर मैं दिल्ली में बैठूंगा तो दक्षिण में शासन नहीं चला पाऊंगा, अब इसको वही महसूस होने लगा कि अगर मैं दौलताबाद में बैठ गया तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो राज्य थे वो अपना स्वतंत्रता घोषित करने लगे। जैसे राजपूतों का अजमेर, मेवाड़, वो सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने पड़े। तो एक अल्प अवधि के दौरान ही इसको वापस अपनी राजधानी दिल्ली में ही आना पड़ा। अब उससे क्या हुआ? पहले दिल्ली से दौलताबाद गए तो आधी सेना खत्म, अब दौलताबाद से वापस दिल्ली सेना लेकर गया उन्हीं लोगों को तो आधी और खत्म। तो इस कारण इस गतिविधि को इसकी मूर्खतापूर्ण कार्यों में ले लिया गया, यानी कि इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ। तो पहला असफल प्रयोग तो हुआ इसका राजधानी परिवर्तन का। दूसरा था सांकेतिक मुद्रा का। देखिए, चुनौतियां कम नहीं थी मोहम्मद बिन तुगलक के सामने, एक और बड़ी चुनौती खड़ी थी। उस समय पर चांदी का टका, एक सिक्का था जो प्रचलन में था। अचानक से राज्य में चांदी की कमी हो गई वैश्विक स्तर पर। वो कमी पूरा करने के लिए इसने क्या सोचा? इसने सोचा कि मैं कांसे के सिक्के बनाता हूं और उनका मूल्य चांदी के बराबर ही रखूंगा। चांदी की कमी पूरी करने के लिए तरीका आजमाने की कोशिश की। इसको हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जो थी तो कांसे का सिक्का, परंतु उसको इस्तेमाल किया जाएगा एक चांदी के टके के बराबर। ये प्रयोग किया गया। उसका क्या दुरुपयोग हुआ कि चांदी की एक वैल्यू होती थी, चांदी लिमिटेड होती थी, महंगी होती थी, तो सिक्का उसका चलता था। अब कांसा सस्ता था तो लोगों ने घरों में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए और कांसा ढालकर, अब चूंकि कांसे की वैल्यू चांदी के बराबर हो गई, भले ही आपके पास कांसा बहुत ज्यादा उपलब्ध है, पर आप अगर चांदी के बराबर उसकी वैल्यू कर देंगे तो लोग तो यही करेंगे, अपने घर में ही कांसा इकट्ठा किया और चांदी बनाने लगे। ठीक है, उससे क्या हुआ? इसकी जो मुद्रा थी, टका, उसका अवमूल्यन हो गया। हर घर पर सिक्के आ गए, जाली सिक्के बनने लगे, लोग अपने घरों में सिक्के बनाने लगे और ये प्रयोग फिर असफल होने लगा।
मार्केट में जो प्रोडक्ट था सब खरीदने लगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि उस समय पर मुद्रास्फीति बहुत, महंगाई दर बहुत बढ़ गई, हर आदमी के पास सिक्कों की लाइन लग गई। जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तो ये बात पता चली मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक अब क्या करता उस बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको बंद कर दिया। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा को मजबूर एकदम से फैसला लिया गया था चांदी की कमी पूरी करने के लिए। अब बैकफुट पर फिर से आ गया, उस निर्णय को वापस लिया गया और कह दिया गया जितने भी जाली सिक्के कांसे के वापस ले दीजिए, उसके बदले में मैं चांदी का टका तुम्हें देता हूं और खत्म करिए सिस्टम को। तो माना जाता है कि उनके दरबार में ऐसा ढेर लग गया कांसे के सांकेतिक मुद्रा का और पता चल गया कितने जाली सिक्के थे वहां पर। कुल मिलाकर नोटबंदी, बदले में चांदी के सिक्के में थोड़ा सा मिक्सअप करके बनाया गया, अशुद्ध चांदी का प्रयोग करके, क्योंकि कमी तो थी चांदी की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो श्याम सिक्के यानी कि काला टका बोला जाता था उसको, काला टका निर्मित किया। मतलब प्योर चांदी नहीं, थोड़ा बहुत अंश लिया चांदी का, काला होता था वो, अशुद्ध चांदी को सिक्के के रूप में ढालकर उस चांदी की कमी को पूरा करते हुए इसकी भरपाई की। हालांकि इसके दरबार में 1333 में इब्न बतूता आया, जिसने भी इसके क्रियाकलापों पर नजर रखी। जो मोरक्को का यात्री था, इसने अपनी किताब लिखी है रेहला, नोट भी कर लीजिए, रेहला। उसने भी इसके बारे में जानकारी दी है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इब्न बतूता, इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। हालांकि उसने यह कहा है कि इस सिक्के के अवमूल्यन से राज्य पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि एक बेवकूफी भरा फैसला मोहम्मद बिन तुगलक के खाते में जुड़ गया। ठीक है, तीसरा था इसका खुरासान अभियान। खुरासान पूर्वी ईरान को बोला जाता था, जो मंगोलों का एक क्षेत्र था। इसके समय में भी मंगोलों के आक्रमण हुए। इससे पूर्व भी आप देख रहे थे कि शासन की सीमा संभालना बड़ा मुश्किल कार्य था। मंगोलों के लगातार उत्तर पश्चिम से आक्रमण होते रहते थे और भारत के जो भी शासक रहे उससे अपना बचाव करते रहते थे। एक प्रश्न आपके लिए हमेशा याद रहना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने मंगोलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। भाई अभी तक तो मंगोलों के अभियानों को हम रोक रहे थे, यह दिलेर आदमी था पहला ऐसा शासक जिसने मंगोलों पर ही आक्रमण छेड़ दिया। इससे पहले मंगोलों ने क्या किया, मंगोल इसके अंदर सीमा तक घुस गए, दिल्ली के नजदीक मेरठ तक मंगोल पहुंच चुके थे लूटपाट करते हुए। ये जब देखा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अभियान ही छेड़ दिया। उसने कहा मैं पूर्वी ईरान यानी कि खुरासान पर कब्जा करूंगा और साथ ही इराक पर हमले की भी योजना बना दी और इस मुहिम को शुरू कर दिया। आप जानकारी रख लीजिए, मंगोलों के खिलाफ मुहिम चलाने वाला पहला शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है ना, आप इसकी हरकतों को देखिए। तो क्या हुआ, इसने अभियान तो चला दिया लेकिन अभियान वो फेल हो गया, क्योंकि उससे पहले ही मुद्रास्फीति हुई थी, यानी कि पैसे नहीं थे, सेना में अच्छा खासा पेंशन नहीं मिल रहा था, तो मुहिम को बीच में छोड़ना पड़ा। वो फिर उसके बाद इसकी मंगोलों से दोस्ती भी हो गई, यानी कि मंगोलों के आक्रमण भी कम हो गए, सुलहनामा जैसा हो गया, जिस कारण इसका पहले इसने अपनी सेना बनाई, हमले की योजना बनाई। इसका मित्र था, जो इराक का राजा था इसका मित्र था। पहले तो वो इसका दोस्त था, दोनों मिलकर घेरना चाहते थे मंगोलों को, बाद में उसने धोखा दे दिया तो इसको भी बैकफुट पर आना पड़ा। यानी कि पूरी योजना बनाने के बाद खुरासान की इसको बैकफुट पर आना पड़ा। तो एक और असफल प्रयोग। इसके बाद इसने कराचिल यानी कुमाऊं की पहाड़ियों पर भी अभियान चलाया। कराचिल, इसका अभियान था कि चीनी सिंकियांग के क्षेत्र के चीनियों को कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्र से खदेड़ दिया जाए, परंतु काउंटर उल्टा पड़ गया। भाई इसकी सेना को छुपकर कुमाऊं के पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। पहाड़ियों में औने कोने पर जाकर ये छुप गए। 10,000 सैनिकों की बटालियन में मात्र 10 बचे। इतनी बुरी मुंह की खानी पड़ गई चीनी क्षेत्रों में। ठीक, परंतु उसके बावजूद बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने यह क्षेत्र जीत लिया। परंतु इससे पहले किया गया कराचिल अभियान का यह प्रयोग पूर्णतः फेल साबित हुआ। एक और अच्छा, दोआब में कर वृद्धि। दोआब का क्षेत्र मित्रों गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र कहलाया जाता था, क्योंकि इसके दौर में नहरों का जो काम था वो पहले ही शुरू हो गया था। तो दोआब के क्षेत्र में दोस्तों बहुत अच्छी उपज होती थी, वो जमीन उपजाऊ कहलाती थी। ये इसकी योजना अच्छी थी कि हम जब लगान लेते हैं, टैक्स लेते हैं, तो बाकी क्षेत्रों में जो किसान पैसा देता है, अगर वो 50% दे रहा था, क्योंकि आपने अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखा टैक्स 50% कर दिया गया था। अगर वही टैक्स सब सारी जमीन से संभाल लिया जाए तो ये न्याय संगत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोआब के क्षेत्र में भूमि अधिक उपजाऊ है, वहां पर निश्चित तौर पर उत्पादन भी ज्यादा होगा, जिससे वहां पर जमींदारी लेने वाले को अत्यधिक लाभ अर्जित होगा। तो इसने सोचा क्यों ना बाकी क्षेत्रों में लगान थोड़ा कम कर दिया जाए या फिर उतना ही रहने दिया जाए, जबकि दोआब का क्षेत्र जो उपजाऊ है, जो भी इसकी जमींदारी लेगा वो अब अत्यधिक इनकम यानी कर देगा। ठीक, वो पहले से ही किसानों ने इसका विद्रोह कर दिया, इसके खिलाफ आवाज उठने लगी और उस वर्ष क्या हुआ, अकाल भी पड़ गया। भाई कमी आ गई अन्न भंडार में।
अकाल पड़ने से बहुत भीषण समस्याएं हो गई। फिर उस नदी में एक दौर ऐसा आया जब बाढ़ भी आ गई। तो बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट इसका सही से हो नहीं पाया। दोआब में कर वृद्धि निश्चित तौर पर एक अच्छा फैसला राजस्व के लिए भी हो सकता था, परंतु किसानों के विद्रोह, अकाल पड़ना और बाढ़ आना, इन 3 चीजों के कारण बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई। किसान उतना टैक्स नहीं दे पाए जितना ये मांग रहे थे। इन्होंने 50% से भी बढ़ा दिया, लेकिन वो बिना जो माल गुजारी ली जा रही थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बिना किसी मापक के ली जा रही थी। वो फसल के उत्पादन पर ली जा रही थी कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, जबकि कितना उत्पादन हुआ उस पर नहीं ली जा रही थी। जैसे 2 एकड़ जमीन मिल गई तो 2 एकड़ में हमें चाहिए 100 किलो अनाज तो चाहिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि 200 किलो अनाज होता है इस पर, तो 100 तो लेकर ही जाएंगे हम। लेकिन अब उस साल अकाल पड़ा, बाढ़ आई, उत्पादन तो 100 का ही हुआ, तो 100 के 100 ही ले गए वो। तो जबरन वसूली हो गई, अवैध वसूली, जिसके खिलाफ किसान भी खड़े हो गए। यानी ऐसा नहीं कहा गया कि जितना उत्पादन होगा उसका 70% देंगे, 60% होंगे। सीधे एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतना चाहिए तो चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपका उत्पादन कितना भी हो, और जबरन हम लेकर जाएंगे। तो किसानों में विद्रोह हुआ, उतना उत्पादन हुआ नहीं, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गया। बहुत सी गंभीर चुनौतियां मोहम्मद बिन तुगलक के समय में खड़ी हो गई, और फिर वहां पर अकाल पड़ने से बीमारी पड़ गई। माना जाता है कि ये दिल्ली छोड़कर चला गया 2.5 साल के लिए। इतनी भीषण महामारी वहां पर फैल गई। महामारी फैलने से मोहम्मद बिन तुगलक भी नीचे चला गया, दिल्ली के नीचे जाकर करीब 2.5 साल उसने वहां पर बिताया। उसके बाद वापस वो दिल्ली आया, एक ऐसा दौर भी देखने को मिला। और जब ये वापस आया तो इसने कृषि संबंधी एक विभाग बनाया। उस विभाग का नाम था दीवान-ए-कोही। नोट कर लीजिए, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीवान-ए-कोही। दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। ठीक, समझ में आ गया आपको? कृषि संबंधित विभाग था। इसके बाद कृषि विभाग इसलिए बनाया गया ताकि आने वाले दौर में अकाल की हम विकट स्थितियों का सामना कर सके। ठीक है, इसके समय में एक बात और बता दूं कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल। और अभी हम इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम अलग से वीडियो जारी करेंगे। और इसी के उत्तर में 1347 में एक और नए राज्य का गठन भी हुआ, जिसको हम बोलते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई। उसके बारे में भी हम गहन अध्ययन एक अलग से वीडियो बनाकर जारी करेंगे। जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई। हम इसके बारे में बता चुके हैं, अभी डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक और प्रतापी राजा हुए। प्रतापी तो नहीं कहेंगे हम उनको, हालांकि जितना साम्राज्य अब तक बना उतना ही बना रहेगा। अब विघटन का दौर शुरू हो जाएगा। जो लगभग पूरे भारत पर क्षेत्र पर इनका कब्जा था, आपने देखा कि विजयनगर छिटक गया, बहमनी छिटक गया। अब वो भी और कुछ बाकी छिटकना बाकी है। और अगला राजा इसका मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक होगा। तो हम अगली वीडियो में फिरोज शाह तुगलक और अन्य तुगलक वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारी अगली वीडियो में ही तुगलक डायनेस्टी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम सैयद वंश और साथ ही साथ पैरेलली एक वीडियो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर और एक वीडियो बहमनी साम्राज्य के ऊपर बनाएंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको आप सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।